नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी सहयोगी साक्षी जुड़ी हैं, जो तमाम अपडेट्स हमें इस खास विषय पर बताएंगी। जो विषय है वो है महाराष्ट्र की सियासत। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत फिलहाल गर्माती नजर आ रही है, एक और आप देख रहे हैं राजनीति में जहां राजस्थान में कांग्रेस पर गाज गिर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक अलग ही सियासत दिख रही है। जिस तरीके से यहाँ पर नवनीत राणा, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये तीन ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम फिलहाल महाराष्ट्र में उभर कर आ रहा है। क्यों, वो तो आप सभी जानते हैं। हनुमान चालीसा विवाद कह लीजिए या फिर लाउडस्पीकर विवाद कह लीजिए, महाराष्ट्र में इस समय यहाँ पर हनुमान चालीसा विवाद को लेकर एक तगड़ी जो जंग है इन तीनों के बीच में निकल कर आ रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं नवनीत राणा, जो कि जेल भी जाके आ चुकी हैं अपने पति रवि राणा पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सीएम आवास मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कही थी और उसके दौरान उन पर देशद्रोह का केस लगा और कई ऐसे मुकदमे उन पर शिवसेना द्वारा लगाए गए, जिसके चलते उन्हें जेल में डाला गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 11 से 12 दिन के बाद नवनीत राणा को बेल मिल जाती है। 6 शर्तों के बिना पर उनको बेल मिलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात अगर करें यहाँ पर नवनीत राणा की, तो उन्होंने ये चीज कैसे शुरू की? शुरुआत हुई थी राज ठाकरे से। राज ठाकरे जिस तरह कहते हैं कि मस्जिदों में अगर अजान बजती है लाउडस्पीकर पर, तो उसके बाहर हनुमान चालीसा बजाया जाए। इसको लेकर नवनीत राणा निकल कर आती हैं और कहती है, जो सीएम यहाँ पर लाउडस्पीकर को बंद कराने की मांग नहीं रख रहे हैं, अपनी जनता को इससे जागरूक नहीं करा रहे हैं, उनको मुस्लिम वोट बैंक का कहीं ना कहीं डर है। अगर वो ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, क्यों ना मैं वहां जाकर एक तरह से धरना प्रदर्शन करूं और वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करूं। लेकिन उसकी वजह से वो बुरी तरह वहां फंसती नजर आए। लेकिन जिस शख्स ने, यानी राज ठाकरे, जिन्होंने ये चीज बोली थी, आज वो ही इस बात से पलटते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राज ठाकरे को लेकर ये कयास अक्सर लगाए जाते हैं कि राज ठाकरे पर वहां की जनता इसलिए विश्वास नहीं करती क्योंकि वो अपनी चीजों से कब पलट जाएं, अपने बयानों से कब पलट जाएं, ये शायद उनको खुद को भी नहीं पता। जो चीज आज उन्होंने कहीं ना कहीं प्रूव कर दी है। उन्होंने कहा कि नवनीत राणा को ये नहीं कहा गया था कि आप सीएम आवास मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा का पाठ करें। मातोश्री कोई मस्जिद थोड़ी ना है कि जो आप वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। तो आज यहाँ पर कहीं ना कहीं राज ठाकरे पलट रहे हैं। तो साक्षी, मेरा अगला सवाल यही आपसे रहेगा कि जिस तरीके से राज ठाकरे अपनी बातों से पलट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या यहाँ पर निकल कर आ रही है, इस चीज का जस्टिफाई इस चीज को कर रही है कि राज ठाकरे अपने बयानों पर नहीं रहते, इसलिए शायद आज उनके समर्थकों की लिस्ट काफी छोटी है। बिल्कुल, देखिए एक ये बहुत बड़ी वजह है कि अपने अगर आप राजनीति में हैं तो कहीं न कहीं आपको अपने इन बयानों पर अटके रहना होगा, तभी आपकी जनता जो है वो आपको मानेगी या आपके बारे में सोचेगी, आपके लिए जो चुनाव में है अपने एक वोटिंग जो होती है वो आपकी साइड रखेगी। लेकिन राज ठाकरे की तरफ से हमेशा ऐसी चीज़ें हुई हैं, कभी हिंदुत्व को लेकर बयान देते हैं, तो कभी मुस्लिम समुदाय को लेकर कुछ बयान देते हैं, जिसकी वजह से वो एक तरफ नहीं टिक पा रहे हैं। उनके बयान की वजह से कई ऐसी चीज़ें हुई। कई बार ऐसा भी हुआ, आपने देखा कि जब अयोध्या जाने की बात आ रही थी तो ब्रजभूषण ने उन पर किस तरह के आरोप लगाए थे, क्योंकि वो बात सही थी। उन्होंने जो बात महाराष्ट्र में रह रहे वहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो लोग उधर की साइड के हैं, भारतीय जिस उत्तरी भारतीयों के लिए, तो जिस तरह से राज ठाकरे ने उनके लिए जो शब्द बोले, देखिए वहां भी उन्होंने अपना कहीं ना कहीं एक वोट बैंक जो कहते हैं वो कम कर लिया, अपने ऊपर विश्वास जताने के लिए उन लोगों को कम कर दिया। तो उनके बयान की वजह से ये सब कुछ हुआ। आप इस तरह के बयान दे देते हैं, किसी के दिल पर ठेस पहुंचा देते हैं, कहीं कुछ चीजें हो जाती हैं। यही चीजें आपने अल्टीमेटम को लेकर दी, आपने मुस्लिम समुदाय के लिए कह दी। तो आपके इन्हीं चीजों की वजह से, इन्हीं बयानों की वजह से जनता जो है इधर उधर डोल रही है और आपकी तरफ नहीं आ रही है। जी, जनता उन पर विश्वास करने से कतरा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस वक्त ये ट्वीट कर जानकारी दी थी और हिंदू लोगों का समर्थन महाराष्ट्र से मांगा था कि जिस भी मस्जिद पर अगर आप लाउडस्पीकर में अजान बजता सुनते हैं, तो आप उनके बाहर जाकर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा भी बजाए, जिसको लेकर उनके 250 कार्यकर्ताओं से अधिक कार्यकर्ताओं को जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन बात अगर मैं राज ठाकरे की करूं, देखिए नवनीत राणा को तुरंत देशद्रोह के मामले में जेल पहुंचा दिया गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि
ये भी कयास लगाए गए और ये भी मांग उठी कि राज ठाकरे पर भी देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए और उनको भी जेल भेजना चाहिए। उन पर कई आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमे भी दर्ज किए गए, लेकिन फिर भी उन्हें जेल नहीं हुई। तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं कहीं ना कहीं परिवारवाद सीएम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और अपने भाई को कहीं ना कहीं उनके दिल में अपने भाई के लिए अभी भी जगह है, और कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में क्या आप देख रही हैं साक्षी कि कहीं ना कहीं ये ठाकरे ब्रदर्स एक ना हो जाए? देखिए, एक हो सकते हैं और अगर एक हो गए तो जो विवाद आपसी विवाद चल रहे हैं कहीं न कहीं नवनीत और उद्धव के बीच में वो शायद बढ़ जाएँगे, और अगर एक हो जाते हैं तो नवनीत को घेरने में इन्हें बहुत ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी। क्योंकि अगर बयान की बात करें, जिस बयान की शुरुआत राज ठाकरे ने की थी, जिस बयान की वजह से नवनीत राणा जेल गई हैं, 6 मुकदमे हुए हैं और अब जेल से बाहर आई हैं तो भी उन पर बरसते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से राज ठाकरे का बयान है, और अगर उन वो ही इसकी बड़ी वजह है तो क्यों उन पर कोई इस तरह से कार्रवाई नहीं की गई। हालाँकि आप ये तो बता रहे हैं कि आप उन पर मुकदमा कर रहे हैं, लेकिन ना उनको जेल होती है, कुछ भी नहीं होता। तो इस चीज़ में यही चीज़ें दिखती है कि ये एक तरीके से बचाव हो उनके भाई की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, और यहाँ परिवारवाद चल रहा है, जिस परिवारवाद की वजह से वो अब बच गए हैं और परिवारवाद की वजह से वो लगातार बयान भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं कितने बयान दे दूँ, बाद में मेरे पे कुछ कार्रवाई नहीं होगी, मेरे पे कुछ मुकदमा नहीं होगा, बीच में कोई ना कोई फँस जाएगा, क्योंकि बयान उन्होंने। तो आपको ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर गेम प्लान कर रहे हैं और अपने भाई को कहीं न कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर आप ये कहना चाहती हैं कि कहीं न कहीं उद्धव और राज आज भी मिले हुए हैं, लेकिन सियासी गलियारों में वो अपनी लड़ाई को पेश कर रहे हैं? देखिए, हो सकता है, क्योंकि एक ये रणनीति का खेल है, राजनीति है, रणनीति ही इसमें बहुत बढ़िया काम लेती है, और यही चीज़ें हो रही हैं कि परिवारवाद इन्हीं जगहों पर खेलता है, जब सबको पता लगता है कि इस वक़्त ये अलग-अलग खेल रहे हैं, लेकिन इन्हें जहाँ मिलकर लड़ने की ज़रूरत है, वहाँ एक परिवारवाद भी हो सकता है और दोनों मिलकर सेम इस पर लड़ सकते हैं। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे इसी वजह से चुप होंगे, क्योंकि चुनाव आने हैं, और चुनाव एक बड़ी वजह होती है कि जहाँ वो चुप्पी साध कर खेल खेलते हैं। जी बिल्कुल साक्षी, इसी के साथ अगर मैं नवनीत राणा की बात करूं, नवनीत राणा जो कि अब चौतरफा राहों से घिर रही हैं, यहाँ पर राज ठाकरे भी अब उनके साथ नजर नहीं आ रहे। राज ठाकरे अपने बयानों से पलटते नजर आ रहे हैं, उल्टा नवनीत राणा पर ही तंज कस रहे हैं। तो क्या लगता है नवनीत राणा, जिसकी समर्थन में बीजेपी भी उतर कर आई थी, दिल्ली दौरे पर वो आई थी, सीपी में उन्होंने महाआरती की थी उद्धव ठाकरे के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद जब इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी उनके समर्थन में है, तो आखिर वो इस तरह की बयान क्यों कर रही हैं कि वो बीजेपी की कोई रोबोट नहीं है जो उनके रिमोट से चलेंगी? तो क्या नवनीत राणा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी यहाँ पर मार रही है साक्षी? देखिए, ये बात कुल्हाड़ी मारने वाली इसलिए लग रही है क्योंकि जब नवनीत राणा को ऑटोमेटिकली इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है और आप इस तरह की बात कह देंगी कि एक मैं किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं हूं, तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा फिर। और रिमोट कंट्रोल वाली बात अगर मैं क्लियर बताऊं तो शायद वो इस वजह से हुई थी, जिस तरह से उन पर इल्जाम लग रहे थे शिव सैनिकों की तरफ से कि हाँ, आपके पीछे तो जो है बीजेपी के नेता हैं, आपके पीछे जो है पूरा सपोर्ट बीजेपी की तरफ से है। तो इस चीज को लेकर उन्होंने ये बात बोली, मैं उनकी कोई रिमोट कंट्रोल नहीं हूं, जो मैं उनकी इशारों पर नाचूंगी, उनके इशारों पर चलूंगी, मैं एक अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रही हूँ और उसी पर लड़ रही हूँ, उसी पर नारे लगा रही हूँ, क्योंकि हनुमान चालीसा पर वो लगातार नारे भी लगा रही थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर बीजेपी का समर्थन उन्हें मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी का समर्थन ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आगामी चुनाव आ रहे हैं, या फिर देखिए एक गेम प्लान नवनीत राणा का ये भी हो सकता है कि वो अकेले ही यहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़ी हो और एक नारी शक्ति के रूप में उभर कर आए। क्या वो अपने आप को, जिस तरीके से वो अमरावती से किसी भी पार्टी से खड़ी नहीं है, निर्दलीय सांसद वो हैं और अमरावती में अपना परचम लहरा रही हैं, क्या वो यही सोच रही हैं कि वो पूरे महाराष्ट्र में अकेले के दम पर अपना परचम लहरा सकती हैं? देखिए, अकेले के दम पे आप कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ आपकी जनता भी होनी चाहिए। जनता के बिना आप कैसे वहां पर खड़े हो जाएंगे? और काफी ऐसी चीजें होती हैं, काफी ऐसे कनेक्शन सपोर्ट सिस्टम होते हैं जिसके बिना आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो हाँ, बीजेपी का एक बहुत बड़ा अगर सपोर्ट उन्हें मिलता है तो उन्हें उसे हासिल करना चाहिए। अगर उसके थ्रू वो वहां खड़ी होती है तो शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा, अच्छे से लड़ पाएंगी। क्योंकि अगर वो अभी सेफ हैं, आप देख लीजिए जिस तरह से फिर से उनके घर को लेकर नोटिस पहुंचा है, फिर से जो है उनके घर को लेकर अवैध अतिक्रमण की बात हो रही है। तो ऐसी जब चीजें चल रही हैं तो सपोर्ट सिस्टम उन्हें जहां से मिल सकता है वो बना के रखना होगा, वरना दोनों भाई अगर साथ मिल गए तो नवनीत राणा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से साक्षी तमाम अपडेट्स दे रही हैं महाराष्ट्र के लिए कि यहाँ पर ठाकरे परिवार में से अब लग रहा है कि बाला साहेब ठाकरे वाला वो दौर आने वाला है जब ठाकरे परिवार एक हुआ करता था, ये दोनों भाई एक हुआ करते थे। तो अब लग रहा है कि शायद नवनीत राणा चौतरफा राहों से घिर रही हैं और कहीं ना कहीं ठाकरे भाई उन पर हावी ना पड़ जाए। खैर देखिए, ये तो सियासत का खेल है और सियासत कब उलटफेर हो जाए, कब पलट जाए, ये तो ना ही आप जानते हैं और ना ही हम। तो ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ अंजलि की रिपोर्ट।